स्वास्थ्य क्रांति के ऑप्टिमल हेल्थ सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑप्टिमल हेल्थ के जो 8 पिलर्स हैं, उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट पिलर को डिस्कस किया। और चलिए आज सेकंड और थर्ड पिलर को हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू आवर डाइट। आजकल के जो सिनेरियो है उसमें सभी लोग ये जानते हैं और सभी लोग ये अवेयर हैं, चाहे वो अपने दोस्तों से या इंटरनेट से, कि क्या नहीं खाना चाहिए। तला हुआ नहीं खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, सिगरेट और स्मोकिंग को अपनी डाइट में से दूर रखना है, वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी डाइट में क्या हेल्दी खाना होना चाहिए, इसके बारे में सभी को कंफ्यूजन है। तो चलिए आज इसी विषय को, इसी सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑप्टिमल हेल्थ के लिए हमारी डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए और वो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, और इन सब का हमारी हेल्थ में, ऑप्टिमल हेल्थ में क्या रोल है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि हम लोग इतने सारे जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, सिर्फ अपनी डाइट को भी चेंज करके हम लोग उन डिजीजेस से, उन लाइफस्टाइल डिजीज से हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। तो हमारी प्लेट में जो है, देखा जाए तो मेनली 4 तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे नाम से पता लग रहा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है हमारी डाइट में वो ज्यादा होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाम से पता लग रहा है कि इनकी क्वांटिटी हमारी प्लेट में कम होनी चाहिए। चाहे इनकी क्वांटिटी कम है, लेकिन ये हमारी डाइट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। तो विटामिन्स और मिनरल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। थर्ड इज वाटर, एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, दैट इज फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो इन सभी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्लेट में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स के बारे में आपने बहुत ही हल्ला गुल्ला आजकल नेट पर सुना ही होगा, कार्ब्स अच्छे हैं या कार्ब्स बुरे हैं। लेट अस नो अबाउट देम। हमारे डे टू डे लाइफ के जरूरी काम करने के लिए जो भी एनर्जी हमें चाहिए वो हमें कार्ब्स से ही मिलती है। और इसके अलावा कार्ब्स बहुत से फंक्शंस भी जरूरी हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हार्मोन्स को बनाना, फैटी एसिड्स जैसे कोलेस्ट्रॉल को बनाना, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे सेल्स को, स्किन को डैमेज और एजिंग से बचाते हैं, हमारे हार्मोन और इम्यून सिस्टम को पूरी ताकत देते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। हमारी बाउल मूवमेंट भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से कंट्रोल करते हैं, बिकॉज फाइबर के कंटेंट के कारण ही, जो कि कार्ब है, वो हमारा बाउल मूवमेंट रेगुलर हो पाता है। फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम भी कार्बोहाइड्रेट्स ही करते हैं, इसलिए कार्ब्स जो है वो आपको वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेंगे। अगर आप एक एथलीट हैं, आप जिम जाते हैं, तो आपके मसल्स में थकावट होगी और आपके मसल्स को फटीग से उभारने का काम भी कार्बोहाइड्रेट्स ही करते हैं। अगर मैं कहूँ कि कार्ब्स के बिना आप ये सोच भी नहीं सकते हैं, तो मैं बिल्कुल सही होंगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपके नर्व्स के सेल्स को भी कंट्रोल करते हैं, आपके सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ऑल इन ऑल बहुत सारे बढ़िया काम करते हैं। तो हमें पता कैसे लगेगा कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हमें अपनी डाइट में लेने हैं और किन कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोगों को अवॉइड करना है? तो ये डिपेंड करता है अच्छे और बुरे कार्बोहाइड्रेट्स, गुड एंड बैड कार्बोहाइड्रेट्स। वो फिर डिपेंड्स किस पे करते हैं? वो डिपेंड करते हैं, एक इंडेक्स है, एक रेटिंग सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये वास्तव में है क्या? जैसे मैंने अभी कहा कि ये एक रेटिंग सिस्टम है जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को इस आधार पर देते हैं कि वो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कितनी तेजी से बढ़ाते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बहुत ही क्विकली राइज कर देते हैं, और ये कार्ब्स बड़ी ही तेजी से, बड़ी ही जल्दी फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्ब्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्लोली या स्टेडिली राइज करते हैं, और ये कार्ब्स बॉडी में एनर्जी बनाते हैं, और ये फैट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ये रेटिंग सिस्टम जो है वो 1 to 100 में वेरी करता है। तो जैसा कि मार्केट में बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड्स अवेलेबल हैं, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। और होल ग्रेन्स जो हैं, अनरिफाइंड ग्रेन्स हैं, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जो हैं, क्योंकि उनका जीआई लोअर होता है, तो उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी जीआई वैल्यू लो है, उनकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म स्लोली होगा आपकी बॉडी में, इन कंपैरिजन टू
जो कार्बोहाइड्रेट्स हाई जीआई रखते हैं। टिपिकली जो लो जीआई कार्बोहाइड्रेट्स है, they will slowly and steadily rise the blood glucose and subsequently insulin level भी उसी तरीके से राइज करेंगे। अगर ग्राफिकली इसे देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोसेस्ड फूड्स जो है वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं, बहुत कम टाइम में बढ़ाते हैं। वेजिटेबल्स, दालें, होल ग्रेन्स ये भी बढ़ाते हैं लेकिन ज्यादा टाइम में बढ़ाते हैं, तो स्लोली स्टेडली राइज करते हैं, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट देखें जो कि 0 से लेके 100 तक वेरी करता है, तो फूड आइटम जिनका लो जीआई है वो 0 to 55 तक वेरी करेंगे। जैसे एप्पल है 39, व्हीट सीरियल जो है वो 31, और जो मीडियम जीआई के फूड्स हैं उनका जीआई 56 to 69 है। तो जैसे शुगर, रेजिन्स, पिज्जा चीज, और हाई जीआई के फूड आइटम्स का जीआई 70 से लेके 100 तक रहेगा। उसमें सारे प्रोसेस्ड फूड्स आ जाते हैं, और आपके कोलाज एंड ड्रिंक्स भी उसी में इंक्लूड होते हैं। तो क्या सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही डिसाइड करता है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हमें लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए? नहीं, वास्तव में क्या है कि एक और फैक्टर है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं उनके साथ में अगर उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को भी हम लोग कंसीडर करते हैं, यानी कि दोनों बातें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक लोड। इसका मतलब क्या है कि ग्लाइसेमिक लोड ये असेस करता है कि 100 ग्राम्स की एक फूड सर्विंग आपके ब्लड शुगर लेवल्स को किस तरह अफेक्ट करती है। तो इसका फार्मूला क्या होगा ग्लाइसेमिक लोड को कैलकुलेट करने का? आप जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे पहले नोट करिए आप, और साथ में नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कितने ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स को आप ले रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो हमारे पास फिगर आएगा दैट विल बी आवर ग्लाइसेमिक लोड। जैसे अगर हम लोग एक एप्पल की बात करें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एप्पल का जो होता है वो 40 होता है, और उसमें लगभग हम लोग मान के चलेंगे वो 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स उसमें होते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एक जो फैक्टर आएगा दैट फैक्टर विल बी 6। तो ये मुझे डिपेंड करेगा कि एप्पल का ग्लाइसेमिक लोड जो है वो है 6। अब ये कौन सी कैटेगरी में आता है? अगर तो ग्लाइसेमिक लोड इंडेक्स जो मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूं अगर वो 1 से 10 तक आता है तो वो लो ग्लाइसेमिक लोड वाले कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। अगर वो 11 से 19 में आता है तो वो होंगे मीडियम ग्लाइसेमिक लोड वाले कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर 20 से बड़े ग्रेटर देन 20 आता है तो मेरे पास, तो उसको बोलेंगे हम लोग हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड जो है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जन्म देता है। डेट्स बहुत ही स्वीट होती हैं, तो क्या डायबिटिक लोगों को ये नहीं लेनी चाहिए? इट्स रॉन्ग। डायबिटिक लोगों के लिए भी डेट्स बहुत अच्छी हैं इन मॉडरेशन, बिकॉज डेट्स आर हाई इन फाइबर और बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स और जरूरी मिनरल जैसे आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम डेट्स में होते हैं। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ डेट्स इज 42 ऑन एवरेज, तो ये बहुत ही बढ़िया फूड है। फ्रूट्स इन जनरल हम बात करें तो जितना ज्यादा वो पके हुए होंगे उतना ज्यादा उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता जाएगा। जो ग्रीन बनाना उनमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 30 है। लेकिन जैसे बनाना राइप होते जाते हैं तो उनमें शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, तो उसी बनाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 60 हो जाता है। नाउ कम्स वाटरमेलन। वाटरमेलन का जो जीआई है वो बहुत हाई है, दैट इज 80। तो क्या वाटरमेलन हमें नहीं खाना चाहिए? क्या वो एकदम से शुगर राइज कर देगा? इट्स रॉन्ग। क्योंकि क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ज्यादा है बट वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है, क्योंकि इसकी एक सर्विंग में बहुत ही थोड़ा कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो अगर आप अपनी हेल्थ की केयर करते हैं वास्तव में, तो आपको गुड कार्ब्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेना चाहिए। अगर आप फैट रिड्यूस करने के बारे में कॉन्शियस हैं तो भी आपको जो है हाई फाइबर गुड कार्ब्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि विदाउट कार्ब्स फैट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाते। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स को कौन से टाइम में आपको इनको लेना है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सरसाइज से फौरन बाद अगर हम लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि
जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी जरूरत होती है, जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है। एक्चुअली जो हमारी इंडियन कुकिंग है उसमें हम जिस तरीके से कुकिंग करते हैं, जो हम कुकिंग मेथड अपनाते हैं, चाहे हम ब्रेकफास्ट में उपमा बनाएं, पोहा बनाएं, चाहे पराठे बनाएं, चाहे हम सब्जी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो उसमें हम तड़का लगाते हैं घी का, और कोई ना कोई सीड जैसे राई, जीरा इंक्लूड करते हैं, या हम कड़ी पत्ता इंक्लूड करते हैं। तो ये कुकिंग मेथड के कारण हमारे इंडियन फूड्स का जो ग्लाइसेमिक लोड है पूरे मील का, वो कम हो जाता है। तो आपको ट्रेडिशनल कुकिंग के मेथड्स को अपनाना चाहिए, कोई फैंसी चीजें ज्यादा सोचने के बारे में जरूरत नहीं है। हम ट्रेडिशनली जैसे खाना खाते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। बट ऑल इन ऑल आप ये देखिए कि प्रोसेस्ड फूड को कंप्लीटली आप अवॉइड कीजिए जहां तक हो सके, घर पे बनाइए जो थोड़ा बहुत अगर चाहते भी हैं, और होल ग्रेन्स को अपने खाने में इंक्लूड करें। बैड कार्ब्स जैसे केक्स, पेस्ट्री, ये सब आपको अवॉइड करने चाहिए। चलिए अब सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन वर्ड का मतलब ही है प्राइमरी। प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। सेल्स और टिश्यूज जो है वो प्रोटीन से ही बनते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो प्रोटीन की वजह से ही होते हैं। जैसे जो एंटीबॉडीज हैं, जो हमारी शरीर की, हमारी बॉडी की जो इन्फेक्शन से रक्षा करते हैं, उन्हें प्रोटीन ही बनाते हैं। जैसे कई बार अगर हम लोग सारा दिन में अगर हम लोग प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन की डाइट लेते रहें, तो रात को या कभी किसी ऐसे समय में जब हमें खाने की जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी हमें क्रेविंग्स लगती हैं कि यार और खाया जाए, तो अगर हम लोग प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं तो हमें ये सब क्रेविंग्स नहीं हो पाएंगी। हमारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट जो है वो प्रोटीन के कारण ही हो पाता है। हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। हमारी बॉडी में जो वियर और टीयर है, जो रिपेयरिंग है, वो प्रोटीन द्वारा ही होती है। हमारी बोन्स को मजबूत बनाने का काम भी प्रोटीन कर पाता है। आपको कई बार लगता होगा कि यार बोन्स तो कैल्शियम की वजह से होती हैं, लेकिन नहीं, प्रोटीन बोन्स को भी मजबूत बनाती है। और हमारे मसल्स में मसल मास और उसमें स्ट्रेंथ जो क्रिएट करता है वो भी प्रोटीन की वजह से होती है। एक्सरसाइज, चाहे वो प्री वर्कआउट है चाहे वो पोस्ट वर्कआउट है, दोनों ही समय में प्रोटीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम लोग जस्ट एक्सरसाइज के बाद अगर हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो बॉडी जल्दी से उसका वियर एंड टीयर जो है वो जल्दी हो पाता है। प्रोटीन के सोर्सेज वेज और नॉन वेज दोनों ही हो सकते हैं। वेजिटेरियन सोर्सेज में हमारी दालें, लेग्यूम्स, राजमा, छोले जो कि फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स में भी रिच हैं, वो इंक्लूड होते हैं। आप सोया से ले सकते हैं। डेयरी सोर्सेज में आप मिल्क प्रोडक्ट्स, वहां से प्रोटीन ले सकते हैं। नॉन वेज अगर आप खाते हैं तो मीट, फिशेस, चिकन ब्रेस्ट और एग्स में प्रोटीन भरपूर मात्रा में। मैक्रोन्यूट्रिएंट फैट्स, हमारी बॉडी में फैट्स स्टोर्ड रहते हैं, और जब भी बॉडी को जरूरत होती है वो तो इसे यूज कर लेती है। सो दे आर द स्टोर हाउस ऑफ अवर एनर्जी। ऑल दो फैट्स के बारे में बहुत कहा जाता है कि फैट्स जो है वो आपका मोटापा बढ़ा देते हैं, पर ये सब मिथ्स जो है वो गलत है। एक्चुअली फैट इज एनर्जी एंड कैलोरी डेंस, और 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरीज मिल जाती है। इसके अलावा जब भी आपकी बॉडी पर कोई टफेस्ट फेज आता है, जब आप कोई स्ट्रेस में रहते हैं, तो फैट्स ही है जो हमारी बॉडी को बचाते हैं। फैट्स बहुत सारे और इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी करते हैं, जैसे कि फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K को ट्रांसपोर्ट करने का काम फैट ही करेगा। और आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, उनको प्रोटेक्शन भी फैट्स ही प्रोवाइड करते हैं। आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन का काम भी फैट्स ही करेंगे। अगर आप अच्छे बाल, अच्छी स्किन चाहते हैं, स्किन में मॉइस्चर चाहते हैं, तो फैट्स को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। आपकी गॉल ब्लैडर को खाली करने का काम, स्मूथ बाउल मूवमेंट करने का काम में भी जो है वो फैट्स बहुत ही हेल्पफुल है। ऑल इन ऑल जो आपके नर्व ट्रांसमिशन है, जो आपके नर्व्स में सिग्नल जाता है, वो सारे में फैट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अगर बैड फैट की बात करें तो देखिए, वैसे तो जनरल वर्ड अगर फैट आ जाता है ना तो लोग बोलते हैं कि यार ये सारे ही बुरे ही होंगे जो मेरे शरीर के लिए फैट क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन फैट्स में भी अच्छे और बुरे फैट्स होते हैं। तो अगर बुरे फैट्स की बात करें, बैड फैट्स की बात करें, तो उसमें आते हैं सैचुरेटेड फैट्स जो रूम टेम्परेचर के ऊपर जमे रहते हैं।
जैसे बटर है, जैसे एनिमल फैट्स हैं, ये डाइजेस्ट करने में मुश्किल होते हैं। इस वजह से ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए भी काफी हानिकारक होते हैं। पुराने जमाने में देसी घी को बड़ा अच्छा माना जाता था, लेकिन 80s और 90s के दौर में एक ऐसा दौर आया था जब देसी घी को बैड फैट की कैटेगरी में लोग गिनने लगे थे। लेकिन अब नई रिसर्च के मुताबिक जो है ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो देसी घी जो है वो बैड फैट नहीं रहा, वो एक गुड फैट की कैटेगरी में आ गया है। अगर हम लोग ट्रांस फैट्स की बात करें, ट्रांस फैट्स, बैड फैट्स, जैसे कि पाम ऑयल या हाइड्रोजनेटेड रिफाइंड ऑयल्स, एक्चुअली जो कंपनीज बहुत ही लार्ज स्केल में फूड प्रोडक्शन करती हैं और उन्हें उन्हें प्रिजर्व भी करके रखना होता है, वहां पर ट्रांस फैट्स यूज होते हैं। जैसे चिप्स बन रहे हैं, केक्स बन रहे हैं, जो कि आपको पैकेट में मिल जाते हैं। ये हमारे लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। कंपनी जैसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा सस्ते भी पड़ते हैं, पर ट्रांस फैट्स को हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए। जो फैट्स हमें वेजिटेबल सोर्सेज से मिलते हैं जैसे ऑलिव ऑयल, कैनोला, सोय, राइस ब्रान या पीनट ऑयल, ये सारे अच्छे फैट्स की कैटेगरी में, गुड फैट्स की कैटेगरी में आते हैं। और फैट्स हैं जो अच्छे कैटेगरी में है, जैसे ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है। इन्हें हमें अपनी डाइट में 1:4 की रेशो में रखना चाहिए, यानी कि अगर एक शेयर ओमेगा 3 का है तो 4 शेयर आप ओमेगा 6 से ले सकते हैं। और ये हमें सभी तरह के नट्स से, सभी तरह के सीड से, फिश ऑयल से, एग यॉक से हमें प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। सैल्मन फिश है जिससे हमें प्रचुर मात्रा में, बड़ी ही अच्छी मात्रा में जो है ओमेगा 3 जो है हम उसमें से ले सकते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जो कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये हमें कम क्वांटिटी या अमाउंट में चाहिए होते हैं। हमें इनसे एनर्जी तो नहीं मिलती, लेकिन इनके सपोर्ट के बिना हम अपनी एनर्जी और कैलोरीज को ठीक से यूज नहीं कर पाते। एक्चुअली कोई भी विटामिन मिनरल अकेले काम नहीं करता। वो इतना खुद इतना इफेक्टिव नहीं होता कि वो इतना खुद अकेला कारगर हो पाए। ये बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ में मिलकर एज अ टीम वर्क काम करते हैं। जैसे आयरन को अगर हीमोग्लोबिन बनाना है तो उसे प्रोटीन, विटामिन बी और विटामिन सी की एक टीम बनानी पड़ेगी। और ये जरूरी है कि आप एक बैलेंस डाइट लें, नियमित एक्सरसाइज करें एंड स्ट्रेस से दूर रहें, ताकि विटामिन और मिनरल्स इफेक्टिवली अपना काम कर सकें। Let's talk about some specific needs of micronutrients for our health. जैसा कि हमने अपने देखा कि टीम बनाने के ऊपर ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करना चाहते हैं तो विटामिन ए, सी, ई, सेलेनियम, जिंक, विटामिन डी, ये सभी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। विटामिन ए आपको मीट, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स या जितने भी ऐसे फूड आइटम्स हैं जो ऑरेंज या रेड है कलर में, उनसे भरपूर मात्रा में मिल जाता है। विटामिन ई जो है वो पोमीग्रेनेट सीड्स यानी कि अनार, सनफ्लावर सीड्स, नट्स, ऑलिव ऑयल, स्पिनच, ब्रोकली और मैंगो में बहुत ज्यादा होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में बहुत मिलता है, जैसे कि नींबू, मौसमी, स्ट्रॉबेरी, पपाया। देन स्वीट पेपर और कीवी में भी विटामिन सी काफी होता है। नेक्स्ट, अगर विटामिन डी और फॉलिक एसिड की बात करें, आयरन की बात करें, तो ये भी हमें फूड आइटम से भरपूर मात्रा में मिल सकते हैं। विटामिन डी एक्चुअली सनशाइन विटामिन है, तो सनशाइन से भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा रॉ मिल्क, एग्स और काफी फिशेस में भी ये होता है। आयरन ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में होता है, जैसे कि पार्सले, ग्रीन पीस, स्पिनच, स्प्राउट्स, ब्रोकली, बनानास, आलमंड्स। तो इन सभी को आपको अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। फॉलिक एसिड, फॉलेट जो है वो स्पिनच, ब्रोकली, लेटस, पीज, वाटरमेलन, बनाना, ब्राउन ब्रेड, इसमें मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, जिंक एंड सेलेनियम जो है वो इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक आपको आलमंड्स में, सनफ्लावर, कैश्यू, पम्पकिन सीड्स और टोफू में काफी मिल जाता है। सेलेनियम रिच फूड्स में अगर ब्राजील नट्स आते हैं, एग्स, चिकन, ब्राउन राइस, कॉटेज चीज, मशरूम्स एंड सनफ्लावर सीड्स। तो सनफ्लावर सीड्स काफी सारे मिनरल्स वो कंटेन करते हैं। अगर आपको मजबूत हड्डियां चाहिए
तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा विटामिन सी, डी, के और कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनरल्स। देखिए विटामिन डी, जैसे मैडम ने बताया कि बॉडी खुद बना लेती है सन रेज में, लेकिन अगर इंडियंस में देखें तो हर एक तीसरे व्यक्ति को विटामिन डी की कमी देखी गई है। अब विटामिन डी लेने के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोगों को सुबह के समय जो है, सुबह जब से सनराइज होता है उस और 8-9 बजे, 9-10 बजे के लगभग हमें सन लाइट जो है वो ले लेनी चाहिए। सेकेंडली, अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो आपको रॉ मिल्क, मशरूम्स, ट्यूना फिश, मैक्रेल फिश, इन सब से आपको विटामिन डी मिल सकता है। अगर कैल्शियम के सोर्सेज की बात करें तो आपको मिल्क, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, सोया प्रोडक्ट्स, चिया सीड्स, स्वीट पोटैटोज, इन सब से आपको कैल्शियम बड़ी आराम से मिल जाएगा। अगर मुझे और देखना है तो मिनरल्स, मैग्नीशियम को अगर मुझे देखना है तो मैग्नीशियम मुझे मिल जाएगा आलमंड से, कैश्यू से, बनाना, पीनट्स, ओट्स, जो अभी मैं बात कर रहा था सभी तरह के सीड्स जो हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं। तो यहाँ ये दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम। और विटामिन के की बात करें तो एवोकेडो, ग्रीन एप्पल्स, लाइम्स, ब्रोकली, तो ये सब सोर्सेज हैं विटामिन के जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेने चाहिए। अगर हम लोग अपनी आंखों की हेल्थ के बारे में काफी कंसर्न हैं तो हमें अपनी डाइट में बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, यस, विटामिन बी और ये सब इंक्लूड कर लेने चाहिए। और इनके जो सोर्सेज हैं वो हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि ये सब जो है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी 12, तो ये काफी अच्छे सोर्सेज हैं आंखों की अच्छी हेल्थ के लिए। अगर आप अपनी हार्ट को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो बीटा कैरोटीन, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं, विटामिन सी, ई एंड कैल्शियम, इन सभी को अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करना चाहिए। देखिए आज के सिनेरियो में 35 से लेके 50 की एज तक मैक्सिमम जो है वो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज। तो क्यों ना हम टाइम रहते अपनी डाइट के थ्रू ही जो है वो हार्ट को हेल्दी बनाएं। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। विटामिन बी जो है वो प्लांट सोर्सेज से हमें कम मिलता है, उसके लिए हमें एनिमल सोर्सेज की तरफ ज्यादा देखना पड़ता है। डेयरी सोर्सेज से ये मिल जाएगा, जैसे एग्स हैं, डेयरी है, फोर्टिफाइड सोया मिल्क है, और कुछ प्लांट सोर्सेज जैसे स्पिनच एंड बनानास में आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल सकता है। विटामिन ई भी जो है वो हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया है, जो कि ब्रोकली, ऑलिव्स, पीनट्स, एग्स में मिल सकता है। हार्ट हेल्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। आपकी कोलेस्ट्रॉल हेल्थ अच्छी है तो चांसेस है कि आपका हार्ट भी बेटर तरीके से काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल हेल्थ अच्छी मेंटेन करने के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी, के एंड ओमेगा 3 बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ओमेगा 3 जो है वो आपको ठंडे पानी की फिशेस जैसे कि सैल्मन में प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। ओमेगा 3 आपको अलसी, वॉलनट्स में भी मिल जाए। आज लगभग सभी देशों में डायबिटीज एक महामारी की तरह फैल रही है। अच्छा तो ये है कि ये बीमारी किसी को हो ही ना, इट्स ए क्रोनिक डिजीज। तो उसे बचने के लिए प्रिवेंशन के तौर के ऊपर हमें जो है अपनी हमारी डाइट में क्रोमियम को इंक्लूड करना चाहिए, विटामिन बी 12, विटामिन सी और मैग्नीशियम को डेफिनेटली डाइट में रखना चाहिए। तो विटामिन बी 12, विटामिन सी और मैग्नीशियम के सोर्सेज के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। क्रोमियम को आपको इंक्लूड करना है तो आपको अपनी डाइट में ब्रोकली, एग यॉक, चीज, ओट मिल्क, चिकन, इवन अगर कोई अल्कोहल लेने के बारे में सोच सकता है तो वो रेड वाइन अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकता है। तो उससे हम लोग जो है एक बेटर डायबिटिक हेल्थ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है हमारी गर्दन में एक छोटा सा ग्लैंड है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अब थायराइड ग्लैंड की जो हेल्थ है वो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं बाय इंक्लूडिंग आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, आयरन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के को हमारी डाइट में इंक्लूड करके। आयोडीन की अगर बात करें तो ये हमें पोल्ट्री सोर्सेज से, क्रैनबेरीज, फिश, स्ट्रॉबेरीज, इन सब सोर्सेज से जो है हमें आयोडीन बड़ी अच्छी मात्रा में मिल सकता है।
और अगर सेलेनियम फूड्स की बात करें तो एग्स, पॉर्क, सैल्मन, ट्यूना फिश, इन सब से जो है सेलेनियम हमें हमारी डाइट में मिल जाएगा। और जिंक, आयरन, विटामिन ए, बी, सी, डी और ई और के जो है हम लोग पहले से उसके सोर्सेज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थायराइड ग्लैंड जो है अगर वो अच्छा रहेगा, बेटर वर्क करेगा, तो डेफिनेटली डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो तंदुरुस्त रहेगा, बढ़िया रहेगा। और उसके लिए हम लोग अपनी डाइट में विटामिन ए, बी, सी और डी ये सब ऐड कर सकते हैं। इनके सोर्सेज के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई लेडीज हेल्थी प्रेगनेंसी चाहती है और वो फ्यूचर में अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रही है, तो कुछ खास विटामिन हैं जो उनकी डाइट में शुरू से रहने चाहिए, जैसे कि फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड आयरन। जो आयरन है वो डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स में बहुत हेल्प करता है। विटामिन बी जो है वो जेनेटिक मटेरियल क्रिएट करते हैं। विटामिन ए इज वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आईज, लंग्स, ईयर्स, हार्ट ऑफ द डेवलपिंग fetus। और विटामिन सी जो है वो बोन और टूथ की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। विटामिन डी के कारण ही स्ट्रॉन्ग बोन्स बनेगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी, और जो कमिंग बेबी है उसका। तो इन चीजों को डाइट में हमें जरूर विटामिन मिनरल्स को इंक्लूड करना चाहिए। वाटर, जल ही जीवन है। हमारे शरीर में लगभग 70% जो है वो वाटर है। पानी के बिना तो हम लोग 3 दिन भी जो है वो जिंदा नहीं रह सकते। हमारे खाने के सभी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम वाटर ही करता है। इसके बिना आपका शरीर न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हमारे बॉडी में जो वेस्टेज होती है, अगर हम लोग डिहाइड्रेटेड कंडीशन में हैं, हमारी किडनीज उस वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ ब्लोटिंग। हमारी बॉडी में डाइजेशन, सर्कुलेशन, कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो पानी के बिना नहीं हो सकती। हमारे मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे पानी के बिना। इवन हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, ये भी सांस नहीं ले पाएंगे इवन, अगर हम लोग प्रॉपर मात्रा में अपनी डेली रूटीन में पानी की मात्रा अगर ना लें। सो इफ यू डोंट वांट मसल एक्स, joint problems, bloating, obesity, or dull skin, keep drinking water. Important component, that is phytonutrients. These are some natural compounds. Actually phytonutrients हमें फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले कुछ खास तत्व हैं जिनके कारण उनमें रंग और चमक होती है। यही फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो जिंदा तत्व है जो पौधों को उनकी इम्यूनिटी देते हैं और हर मौसम में सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। कुछ इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कैरोटीनॉइड्स, एलर्जिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स एक्सेट्रा। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ग्रीन टी, नट्स, बीन, स्पाइसेस, कुल मिला के हर एक फूड आइटम में ये मिल जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। जो रेड कलर के फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, या ये कहिए कि रेड कलर के जो खाने के आइटम्स हैं, वो हमारे हार्ट एंड ब्लड हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे एंड जॉइंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। ऑरेंज कलर के फूड्स में मिलने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स कैंसर को रोकेंगे एंड कोलेजन की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। येलो कलर जैसे कि बनाना में, पपाया में होता है, दे हेल्प योर हार्ट, विजन, डाइजेशन एंड योर इम्यून सिस्टम। ग्रीन कलर के जो फूड आइटम्स में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होंगे वो पावरफुल डिटॉक्सर्स हैं और फ्री रेडिकल्स को फाइट करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। ब्लू एंड पर्पल यानी कि जैसे बैंगन या ब्लूबेरीज, वो हमारे मिनरल एब्जॉर्प्शन को हेल्प करेंगे। दे आर वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। व्हाइट कलर जैसे कि गार्लिक का होता है, दे आर एक्टिव नेचुरल किलर सेल्स। इसका मतलब वो रिड्यूस करेंगे आपके कैंसर को एंड आपके आर्टरीज की हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो कुल मिला के आपको रेनबो खाना चाहिए। दैट मीन्स आपके पूरे दिन की डाइट में 9 तरीके की सर्विंग्स होनी चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, टू मेक इट अ कंप्लीट कलरफुल डाइट। तो आज हमने जाना कि हमारी बैलेंस डाइट के क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। सभी की इक्वल इंपॉर्टेंस है, वो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वाटर है, चाहे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो सभी की इक्वल इंपॉर्टेंस है। कोई भी न्यूट्रिएंट हमारी
प्लेट से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी का एक दूसरे के साथ टीम बनाकर चलना ही हमारी सेहत का राज है। जैसे इस पिरामिड में आपको दिखाया गया है कि जो सबसे ज्यादा आपकी प्लेट में परसेंटेज होनी चाहिए, दैट इज योर ग्रेन्स एंड सीरियल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसके बाद जैसे अभी मैम ने बताया कि डिफरेंट कलर्स के आपको फ्रूट्स लेने हैं, डिफरेंट कलर के वेजिटेबल्स लेने हैं, और सभी कलर के जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपकी सेहत को अच्छा करते हैं। तो ये फ्रूट और वेजिटेबल्स आपकी प्लेट का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए या पार्ट होना चाहिए। थर्ड, जो मीट और पोल्ट्री आइटम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी आप अपनी डाइट में मॉडरेटली उसको ऐड कर सकते हैं। सबसे कम आपको अपनी डाइट में ऐड करना है ऑयल, सॉल्ट्स और स्वीट्स। तो हमने देखा कि अपनी डाइट को कैसे इक्वली दिन भर में डिवाइड करना चाहिए। उसके अलावा राइट ईटिंग के कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ये भी आप अच्छे से फॉलो कीजिए। और इसके बारे में हमने एक प्रीवियसली एक सेशन किया था, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट पिलर दैट इज एक्सरसाइज, वो हमने पहले डिस्कस किया। सेकंड और थर्ड पिलर यानी कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन आज हमने डिस्कस किया। और आप हमारे साथ बने रहिए, हम नेक्स्ट सेशन में जो अपने फोर्थ और फिफ्थ पिलर को डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपने डेली रूटीन में अपने काम करते हुए ऑप्टिमल हेल्थ जो है वो अचीव कर सके। तब तक ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।